हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में एक नया वीडियो लेके आया हूँ और इसका शीर्षक है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसका हिंदी में रूपांतर होगा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे देश में पंचायत सिस्टम या विलेज सेल्फ सफिशिएंसी की अवधारणा शुरू से ही रही है, वैदिक काल से ही रही है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो लोकल सेल्फ बॉडीज रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में कार्यरत हैं, वह एक नए कैलेवर में कार्यरत हैं। और वो कैलेवर क्या है? 1992 में नरसिंहराव सरकार ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन विधेयक पास कराया और इस विधेयक के तहत में अब जिला पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और देहातों में रूरल एरियाज में जिला पंचायत काम कर रहा है। और जिला पंचायत का जो स्ट्रक्चर है वो त्रिस्तरीय है। ऐसे राज्य जहां पर की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां पर द्विस्तरीय है, 2 टायर है। लेकिन 20 लाख से ऊपर जो राज्य हैं जिनकी आबादी है वहां पर त्रिस्तरीय मतलब 3 टायर लोकल बॉडीज का निर्माण किया गया है। और जो 3 टायर में जो सबसे सर्वोच्च बॉडी है वो है जिला पंचायत, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और उसके नीचे में ग्राम पंचायत, जो एक ग्रुप ऑफ विलेज या विलेज पंचायत या एक सिंगल विलेज के लिए भी काम कर सकता है। बहुत सारे विलेज को मिला करके भी ग्राम पंचायत बनाई जाती है। या अगर कोई गांव बहुत बड़ा है, 10,000 20,000 की आबादी है, तो वहाँ एक सिंगल ग्राम पंचायत की स्थापना हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों अर्बन एरियाज में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे एरिया में, ऐसे शहरों में किया गया है जहाँ पर कि पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है और उससे नीचे जो 1 लाख या 10 लाख के बीच का जो पॉपुलेशन का जो शहर है उसमें म्युनिसिपैलिटीज का गठन किया गया है। और 10,000 से ऊपर और 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में नगर पंचायत का गठन किया गया है, जिसको पहले टाउन नोटिफाइड एरियाज भी कहते थे। तो दोस्तों आइए चलते हैं कि 73वां और 74वां अमेंडमेंट का मतलब क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में शुरू से ही पंचायत सिस्टम रहा है, गांव में पंचायत सिस्टम कार्यरत रहा है, वैदिक काल से कार्यरत रहा है। और हमारे पूर्व के वीडियो को आप देखेंगे, खास करके वैदिक काल को, तो आपको पता चलेगा कि उस समय में भी जो राजा होता था उसको राजन कहते थे और सभा और समिति उसे सहयोग करने के लिए 2 काउंसिल वहाँ मौजूद थे। और इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप वैदिक काल का हमारा वीडियो देखें। तो समिति एक इलेक्टेड बॉडी होता था जो राजा को शासन प्रशासन चलाने में सहयोग करता था। और गांधी जी ने भी स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ग्राम स्वराज
ग्राम स्वराज की अवधारणा को मजबूत किया। और ये ग्राम स्वराज होता क्या था है, इसका मतलब होता है कि गांव के लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिल जाए और गांव किसी दूसरे एजेंसी पर निर्भर नहीं रहे। मतलब वो अपने आप में परिपूर्ण हो। जैसा कि आपने गुप्ता पीरियड में या मॉडर्न पीरियड में आपको मैंने अपने वीडियो में बताया था कि गांव का जो हेड होता था उसको बोलते थे ग्रामिका या ग्रामिणी। और ये ग्रामिका जो विलेज प्रमुख होता था, जो गांव का प्रमुख होता था, उसके साथ में कुछ एल्डर्स जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे वो उसे सहयोग करते थे। और जैसे गांव की सुरक्षा करना, इरिगेशन की व्यवस्था करना, मतलब सिंचाई की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, जो चारागाह की व्यवस्था, पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था करना, ये सारे जो कार्य होते थे वो ग्रामिका या ग्रामीणी के अंदर में होते थे। मुगलों के समय में भी, सल्तनत पीरियड के समय में भी उनकी सत्ता गांव तक नहीं पहुंच पाई थी। अर्थात उन्होंने जो विलेज का जो सेटअप था, जो गांव का जो एक स्ट्रक्चर या संरचनात्मक ढांचा था, उसको वो तोड़ नहीं पाए थे। लेकिन अंग्रेज के आने के बाद में उन्होंने जो सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ विलेज, माने गांव की जो स्वायत्ता थी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और किसके माध्यम से तोड़ा? पटवारी के माध्यम से, कानूनगो के माध्यम से, गवर्नमेंट एजेंसीज, कंट्रैक्टर के माध्यम से। इसके बारे में हम डिटेल में पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। तो जिस कारण से गांव का हाल खस्ता हाल हो गया, इस चीज से निपटने के लिए गांधी जी ने नारा दिया ग्राम स्वराज का। और ऐसा उन्होंने ऐसे गांव की परिकल्पना किया जो अपने आप में पूर्ण हो, स्वायत्त हो, दूसरे पर निर्भर नहीं हो। गांव में ही कारपेंटर हो, मोची हो, धोबी हो, लोहार हो, गांव का जमीन गांव वालों के लिए हो, वहां पर सिंचाई का उत्तम प्रबंध हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, पास्चर लैंड में चारागाह की व्यवस्था हो ताकि पशुओं को फॉडर या चारा अच्छी तरह से मिल जाए। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स गांधी जी के ग्राम स्वराज की अवधारणा में शामिल था। इसी के तहत में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, माने नीति निर्देशक सिद्धांत के आर्टिकल 40 में यह निर्देश दिया गया कि सरकार पंचायत की व्यवस्था करेगी और उसे सारे साधन मुहैया कराएगी जिससे कि वो सेल्फ डेवलपमेंट, माने स्वतः विकास करने में सक्षम हो सके। और इसी अवधारणा के तहत में सबसे पहले 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया और इसी के तहत में पंचायतों का गठन किया गया। और सबसे पहला जो गठन स्टार्ट हुआ वो 1959 में राजस्थान में। नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका उद्घाटन
तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद में जनता सरकार आने के बाद 1977 में आने के बाद में उन्होंने 1978 में अशोक मेहता कमेटी का गठन किया। इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन सिफारिशें भेजी। इसके बाद में GV.K. राव कमेटी 1985 और अंत में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी LM सिंघवी 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा इनके अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था, जो पंचायत राज में क्या क्या सुधार करने हैं, जो फंक्शन कर रहे हैं उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, कैसे इसको आर्थिक और वित्तीय अधिकारों से लैस किया जाए, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। हालांकि उन्होंने लोकसभा में बिल पास करा लिया था, लेकिन राज्यसभा में बिल फेल हो गया था। बाद में जब नरसिंह राव की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, तो 1992 में फिर ये 73 और 74वां संशोधन किया गया और इसी के आधार पर शहरों में और देहाती क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, दोनों जगह लोकल सेल्फ गवर्नेंस में क्षेत्रीय स्वायत्त सरकार के गठन की परिकल्पना की गई। और इसके बारे में हम चलते हैं तो 73वां संशोधन जो था वो पंचायती राज के लिए था, देहाती क्षेत्रों के लिए था, और 74वां संशोधन शहरी क्षेत्र के लिए था। तो अब दोस्तों चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने बताया कि सबसे जो निचले स्तर पर जो संगठन होता है पंचायत सिस्टम में, पंचायती राज सिस्टम में, वो है ग्राम पंचायत। इसके दो भाग हैं, ग्राम सभा और दूसरा ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा का काम क्या है? ग्राम सभा में वही मेंबर हो सकते हैं जो स्टेट असेंबली में वोट देने का जिनको पात्रता है। एक डिफरेंस ये है कि स्टेट असेंबली में चुने जाने के लिए कम से कम 25 साल का उम्र होना चाहिए, लेकिन ग्राम सभा का मेंबर 21 साल का भी मेंबर हो सकता है। तो जितने भी 21 साल के जो वयस्क लोग हैं, जो गांव में जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। अब ग्राम सभा का काम क्या होता है? ग्राम सभा का काम है कि साल में कम से कम 2 बार इसकी मीटिंग आहूत करना जरूरी है। एक बार रबी फसल में और दूसरा खरीफ फसल के समय में। और इसके अलावा अगर ग्राम सभा का जो हेड होता है, मुखिया या प्रधान या सरपंच, तो उसे अधिकार है कि वो पुनः मीटिंग बुला सके। जनता को भी अधिकार है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, कि अगर 1/5 सदस्य जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, उसका 1/5 सदस्य, 5वां भाग, अगर वो मीटिंग आहूत करना चाहे तो मीटिंग आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं। दूसरा जो पावर है ग्राम सभा के पास में, वो है कि अगर पंचायत के सदस्य या मुखिया या सरपंच, बिहार में विलेज हेडमैन को मुखिया बोलते हैं, बहुत सारा यूपी में सरपंच बोलते हैं,
या कुछ जगह हरियाणा में प्रधान बोलते हैं। तो अगर 2/3 अगर वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं तो ग्राम सभा को यह अधिकार है कि वो 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उनको पद से हटा सकती है। जो इम्पोर्टेंट काम है ग्राम सभा का वो क्या है? वो ये है कि प्रधान हर एक साल बजट ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगा। दूसरा कि अगर कोई टैक्स लगाना है, कोई लेवी लगाना है, तो वो ग्राम सभा में, नया कर लगाना है तो ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। पिछले वर्ष का जो ऑडिट हुआ है, पिछले वर्ष जो खर्चे हुए हैं, जो भी बजट में खर्चा हुआ है, उसका ऑडिट रिपोर्ट भी ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वहां पर विचार विमर्श या डिस्कशन होगा। चौथा कि ग्राम सभा कोई अधिकार है कि मुखिया या सरपंच या प्रधान या उसके मेंबर्स या जिसको पंच बोलते हैं या आजकल वार्ड मेंबर कहते हैं, तो उनके द्वारा सही ढंग से काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या उनके खिलाफ में कोई भ्रष्टाचार के आरोप हैं जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है, तो ग्राम सभा उनके खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर सकता है और जांच बिठा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि उनको एक सुपरवाइजरी रोल मिला हुआ है ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा के दोस्तों जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? ऐसे गांव के ऐसे सारे सदस्य जिन्हें मताधिकार प्राप्त है और जो स्टेट असेंबली में वोट देने का पात्रता रखते हैं। अब चलते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है वो होता है मुखिया या सरपंच या प्रधान। तीनों नाम अलग अलग स्टेटों में लिए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत का काम क्या होता है? ग्राम पंचायत के साथ में मुखिया या मुखिया लिखें, और फिर इनका असिस्टेंट सहायक होता है उप मुखिया। और इनके साथ में पंच होते हैं। तो पंचों का निर्धारण हर स्टेट में अलग अलग है। जैसे यूपी में 30 पंच हो सकते हैं, दूसरे जगह 20 हो सकते हैं। तो वो संबंधित राज्य सरकार पंचों, संबंधित जो ग्राम पंचायत है उसमें कितने पंच या माने वार्ड मेंबर कितने होंगे, इसका निर्धारण समय समय पर संबंधित राज्य सरकार करती है। अब मान लीजिए जो पंच या वार्ड मेंबर 15 हैं किसी ग्राम पंचायत में, एक मुखिया है और 15 मेंबर्स हैं, उसी में से एक मेंबर जो उप मुखिया होगा। तो अब 14 मेंबर्स हो गए जिसको पंच बोलते हैं। सारे निर्णय बहुमत के आधार पर तय किए जाएंगे और यदि मान लीजिए कि टाई हो गया तो उस स्थिति में मुखिया को अधिकार है कि वो कास्टिंग वोट डाले। तो इसका मतलब हुआ कि मुखिया अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, उनको सारे पंचों को साथ में लेकर के चलना होगा और तभी किसी भी नीति को वो निर्धारित कर सकते हैं। महीना में एक बार मीटिंग बुलाना जरूरी है। तो सारे मेंबर्स और मुखिया एक बार, प्रत्येक महीने में एक बार मीटिंग में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर पंचायत से संबंधित सारे मामले रखे जाते हैं। उसके मिनट्स बनाने की जिम्मेवारी मुखिया पर होती है या सरपंच पर होती है, और ताकि उनके मिनट्स या उनके रिकॉर्ड्स का अवलोकन ब्लॉक समिति या जिसको ब्लॉक के लेवल पर जो समिति होता है उसको पंचायत समिति बोलते हैं। तो वहाँ का जो हेड है जिसको कि विभिन्न नामों से बुलाया जाता है, जैसे प्रमुख या प्रधान,
तो उनके रिकॉर्डों का अवलोकन किया जा सके। अब सवाल उठता है कि पंचायत का काम क्या है। जो मैंने बताया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के फंक्शन क्या हैं? तो ग्राम पंचायत का फंक्शन है पंचायत में वाटर माने पानी पीने का पानी की व्यवस्था करना। दूसरा है हेल्थ। हेल्थ मतलब जो स्मॉल हेल्थ सेंटर हैं उसकी व्यवस्था करना, ताकि छोटे छोटे जो बीमारी होते हैं उससे वहाँ पर उसका इलाज किया जा सके। हेल्थ सेंटर की स्थापना करना। तीसरा फंक्शन क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन में प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए स्कूल खोलना। और चौथा फंक्शन ड्रेनेज। पंचायत में पानी की निकासी करने के लिए ड्रेनेज का निर्माण करना, तो यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। और इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था करना। जो पंचायत में इंक्रोचमेंट होते हैं, लोगों के द्वारा रास्ते को अवरुद्ध कर दिया जाते हैं, तो जिसको हिंदी में अतिक्रमण कहेंगे, तो इन जो रास्ते में लोगों के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न कर दिए जाते हैं, या रास्ते पर घर बना लिया या रास्ते पर बैल बांध दिया जिससे लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, इसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। शहरों में और देहातों में दोनों जगह हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बीमारी है, तो इंक्रोचमेंट को दूर करने का काम भी ग्राम पंचायत करता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत का यह भी काम है गड्ढे खुदवाना, प्लांटेशन या वृक्षारोपण करना, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सेंटर फॉर एनिमल्स, या इसको हिंदी में कहेंगे पशुओं के लिए प्रजनन केंद्र खोलना। ये सब महत्वपूर्ण काम है। बहुत सारे काम केंद्र सरकार के द्वारा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंड के द्वारा ग्राम पंचायत को काम दिए जाते हैं, और उस काम को निपटाने का काम भी ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे काम जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो दिए जाते हैं, ताकि जैसे रोड बनाने का काम, तालाब खुदवाने का काम, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल सके। ये भी काम ग्राम पंचायत का है, और हिंदुस्तान में आजकल अक्सर ये काम किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट काम दिया गया है कि रोड का निर्माण करना, और ये जो स्टेट गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है, तो उस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए, उस योजना को धरातल पर उतारने के लिए ग्राम पंचायत एक बहुत महत्वपूर्ण मशीनरी हो गया है। और इसमें ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है या सरपंच होता है,
और उसके साथ जो पंच होते हैं उनको ये जिम्मेवारी दी गई है कि गांव में पक्का रोड बनाने का काम किया जाए, उनके निर्देशन में किया जाए। और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार फंड आवंटन करती है ग्राम पंचायत को। इसके अलावा ग्राम पंचायत बर्थ और डेथ का जीवन, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड भी अपने पास में रखती है। इसके अतिरिक्त वॉच एंड वार्ड, गांव की सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी काम करती है और इसके लिए चौकीदार की व्यवस्था, उनके मार्गदर्शन में चौकीदार काम करते हैं। ये काम भी महत्वपूर्ण है ग्राम पंचायत का। तो इस तरह से कोशिश यह किया गया है कि बहुत सारे मामलों को ग्राम पंचायत के स्तर पर ही निपटारा किया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो देहाती क्षेत्रों में जिला पंचायत और शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और उनके अधीनस्थ म्युनिसिपैलिटी और नगर पंचायत काम कर रहे हैं, या देहाती क्षेत्र में जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत काम कर रहे हैं, तो इनको संवैधानिकता प्रदान करना। संवैधानिकता का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता। इसका मतलब यह हुआ कि बिना पार्लियामेंट के अनुमोदन के, बिना अमेंडमेंट किए हुए जो अब कानून बना दी गई है, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ राज्य सरकारों के द्वारा नहीं की जा सकती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट का भाग है और 5वें नंबर लिस्ट में उसकी व्याख्या है भारत के संविधान में। तो फेडरल स्ट्रक्चर को या माने संघात्मक ढांचा को बिना किसी प्रकार को तोड़े हुए, छेड़छाड़ किए हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देहाती क्षेत्रों में और शहरों क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन विधेयक लाया गया और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो इसके तहत में इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या है? तो सबसे पहला फीचर जो हम बताने जा रहे हैं वो है कि इन दोनों संशोधनों के द्वारा शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 ये दोनों जोड़े गए संविधान में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब संविधान की शुरुआत हुई 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय में हमारे संविधान में मात्र 8 शेड्यूल थे। तो अब इस संशोधन के द्वारा 11वां और 12वां संशोधन, 11वां और 12वां शेड्यूल जोड़ा गया। अब ये 11वां और 12वां शेड्यूल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। 11वें में 29 सब्जेक्ट को रखा गया है और 12वें में 18 सब्जेक्ट को रखा गया है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके पहले शेड्यूल के बारे में हम आपको बता देना चाहते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो पहला शेड्यूल क्या है? फर्स्ट शेड्यूल, इसमें नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज,
का उल्लेख है, या अगर कोई चेंजेस किए गए हैं तो उसका भी उल्लेख है। दूसरे शेड्यूल में सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, स्टेट स्पीकर, कंप्ट्रोलर एंड सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनके सैलरीज का उल्लेख है। और तीसरा जो अनुसूची है जिसको शेड्यूल बोलते हैं, उसमें ओथ एंड अफर्मेशन, जो संवैधानिक पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं उनका प्रारूप क्या होगा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, सभी के लिए अलग अलग शपथ पत्र बनाए गए हैं। तो उनका प्रारूप क्या होगा, इसका विश्लेषण शेड्यूल 3 में या अनुसूची 3 में है। इसके अलावा चौथे अनुसूची में एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर राज्यसभा, प्रत्येक स्टेट के लिए अलग अलग सीट निर्धारित किए गए हैं, उसका खुलासा चौथे अनुसूची में है राज्यसभा के लिए। और 5वें में जो शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया के जो उनके लिए जो लोकल बॉडीज का निर्माण करने की प्रक्रिया, ये 5वें अनुसूची में बताई गई है। और 6ठे अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इन ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इनके लिए 6ठे अनुसूची में उसकी व्याख्या की गई है। और 7वें में, जैसा कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट की व्याख्या की गई है। 8वें में 22 जो रीजनल लैंग्वेज है इंक्लूडिंग हिंदी, उसको रखा गया है। और 9वें अनुसूची में कुछ ऐसे एक्ट्स को रखे गए हैं, जैसे कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जो जमींदारी उन्मूलन किया गया था, तो उसको भी 9वें अनुसूची में रखा गया ताकि कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सके। ऐसे 285 से ज़्यादा कानून 9वें अनुसूची में रखे गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि आप भले ही 9वें अनुसूची में रखें, लेकिन 1973 के बाद में केशवानंद भारती विरुद्ध केरल राज्य के उनके निर्णय के बाद में उन्होंने साफ कह दिया है कि आप भले ही 9वीं अनुसूची में किसी कानून को रखें, लेकिन हम उसको जुडिशियली रिव्यू करेंगे। मतलब आप जुडिशियल रिव्यू से उस कानून को अलग नहीं कर सकते हैं। 10वां अनुसूची है एंटी डिफेक्शन बिल से संबंधित, और 11वां अनुसूची है पंचायत राज समिति से संबंधित। 73वें जो अमेंडमेंट है जो जिला पंचायत उससे संबंधित है। और 74वां जो 12वां जो अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है, जो कि अर्बन एरियाज के लिए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो अवधारणा की गई उसके तहत में उन्होंने 18 सब्जेक्ट को रखा है। और 11वें अनुसूची में उन्होंने 29 सब्जेक्ट को रखा है, जिसके बारे में हम डिटेल में व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, 11वें अनुसूची में, जो कि 73वें संविधान संशोधन का भाग है, और
जो ग्राम पंचायत या पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है या जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है, उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो इस क्षेत्राधिकार को उन्होंने रेखांकित किया है 11वें अनुसूची में 29 सब्जेक्ट को रख करके, 29 सब्जेक्ट। और ये 29 सब्जेक्ट क्या क्या हैं? कृषि और उसका विस्तार, भूमि सुधार, और इसके तहत में हदबंदी भी आता है, और मिट्टी के कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन माने भूमि को सुरक्षित रखने का काम, जो गांव में देहातों में जो, जिससे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सॉइल इरोजन या जमीन का कटाव बहुत ज़्यादा होता है अपने देश में, तो जमीन को या मिट्टी को किस प्रकार से कंजर्व किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए, ये भी अधिकार क्षेत्र जो है वो जिला पंचायत को या पंचायत समिति को या ग्राम समिति को, ग्राम पंचायत को दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो लघु सिंचाई की व्यवस्था है, जो जल प्रबंधन की जो व्यवस्था है या वाटर से विकास करने की जो व्यवस्था है, वो भी काम जिला पंचायत और ग्राम पंचायत या पंचायत समिति को दिया गया है। इसके अतिरिक्त एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री मतलब कुक्कुट पालन, डेयरी मतलब दुग्ध पालन, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशु पालन, और सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सामाजिक वनीकरण, और जो लघु वनोपज हैं उसके बारे में भी, लघु उद्योग और इसके तहत फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसको भी रखा गया है। खादी ग्रामोद्योग तथा कॉटेज इंडस्ट्री तथा ग्रामीण रूरल हाउसिंग, ग्रामीण भवन निर्माण, पीने के पानी ड्रिंकिंग वाटर, फ्यूल एंड फॉडर जलावन और चारे की व्यवस्था, रोड और पुल का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गैर परंपरागत सोर्स ऑफ एनर्जी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको बोलते हैं, और पॉवर्टी एलिविएशन फॉर पुअर। तो पॉवर्टी मतलब गरीबी हटाने का कार्यक्रम, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, और शिक्षा, और खास करके जो प्राइमरी शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा, इसके अतिरिक्त तकनीकी ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, कल्चरल एक्टिविटी सांस्कृतिक कार्यक्रम, और इसके अतिरिक्त मार्केट मेला का प्रबंधन, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था, इसके अतिरिक्त पारिवारिक वेलफेयर या उसको फैमिली वेलफेयर, इसके साथ वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब महिलाओं और बच्चों के विकास, इसके अतिरिक्त जो अपंग हैं, निराश्रित हैं, उनके लिए, और जो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ऐसे लोगों के लिए भी व्यवस्था करना, आवश्यक व्यवस्था करने का कार्य भी जिला पंचायत को सौंपा गया है। और साथ साथ जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, खास करके जो शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति या बैकवर्ड क्लासेस के जो सदस्य हैं, उनके उन्नति के लिए कार्यक्रम बनाना। इसके अतिरिक्त जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको बोलते हैं, जिसके तहत हमें चावल,
दाल, शक्कर, मिट्टी तेल वगैरह मिलता है, गांव-गांव में दुकान खोले गए हैं। तो इसकी व्यवस्था करना भी पंचायत सिस्टम के तहत में पंचायत राज को दिया गया है। और इसके साथ में अंत में जो मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स, जो दोस्तों जानते हैं कि हर गांव में कुछ न कुछ कम्युनिटी एसेट्स होता है जो कि सार्वजनिक संपत्ति होती है। जैसे टेम्पल है, मतलब मंदिर जिसको बोलते हैं, या चारागाह है, या रोड है, या तालाब हैं। तो इन सब जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके देखरेख करने का काम जिम्मा भी पंचायत समिति को है। इस तरह से 29 सब्जेक्ट को पंचायत समिति के तहत में रखा गया है 11वें अनुसूची के तहत में। और इसके तहत में दोस्तों जो 74वां जो संविधान संशोधन है उसके तहत में 12th सूची 12वां अनुसूची रखा गया है। और इसके तहत में कुल 18 सब्जेक्ट को रखा गया है। वो क्या क्या है कि शहरों में रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, माने जमीन को उपयोग करने के का नियमितीकरण करना। जैसे कि जमीन के मान लीजिए कि वो खेती लायक जमीन होगा, उसको अगर मान लीजिए वहाँ कोई मकान बनाना चाहता है तो उसको लिए डाइवर्सन करना पड़ेगा। उसके लिए जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो उसको रेगुलेट करेगा कि क्या वहाँ पर आवास बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते हैं, और तब वो डाइवर्सन का आदेश जारी करेगा। इसके तहत में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, जो नगर निगम है या नगर पालिका है वो बहुत सारे भवन का भी निर्माण करती है। अर्बन प्लानिंग, शहरी योजना बनाने का काम भी नगर निगम के पास में है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रम तैयार करने का भी जिम्मेवारी नगर निगम के पास में है। इसके अतिरिक्त पॉवर्टी एलिविएशन, मतलब गरीबी दूर करने के कार्यक्रम बनाने का काम, शहरों में वाटर सप्लाई करने का काम, माने पानी का प्रबंधन, पीने के पानी की व्यवस्था, फायर सर्विसेज। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि शहरों में आग लगने की बहुत बड़ी बड़ी घटना होती रहती है, क्योंकि बड़े बड़े मकान बने होते हैं। तो हर शहर में अग्निशमन या फायर डिपार्टमेंट के अमला लगे रहते हैं और इसका प्रबंधन भी नगर निगम के द्वारा की जाती है। सैनिटेशन की व्यवस्था, नगरों में साफ सफाई करने की व्यवस्था की भी जिम्मेवारी कॉरपोरेशन के पास में है। और इसके अतिरिक्त जो झुग्गी झोपड़ी शहरों में बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनका भी, उनके विकास करने का काम, वहाँ पर लाइटिंग लगाना या वहाँ रोड बनाना, इसका काम भी जो है ना नगर निगम के पास में है। सेफ गार्डिंग इंक्रोचमेंट, सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस, जो गरीब गुरबा, जो मजदूर जो शहरों में काम करते हैं, खास करके जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम करना। और इसके अतिरिक्त शहरों में प्लांटेशन का काम करना, पौधारोपण करना और वातावरण को सुरक्षित रखने का काम, ये भी इनके जिम्मे है। और साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, शहरों में जो अंदर के जो रोड होते हैं, शहरों के अंदर के रोड जो होते हैं, उसको बनाने का, उसको मरम्मत करने का काम या उसकी जिम्मेवारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास होता है। और शहरों में एमेनिटीज जैसे पार्क की व्यवस्था करना, गार्डन की व्यवस्था करना, शहरों में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, और इसके अतिरिक्त शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोलना, ये सब भी काम उनके जिम्मे है। शहरों में खास करके जो श्मशान भूमि है, जो बुरियल ग्राउंड है, तो वहाँ भी श्मशान का प्रबंधन करना, उसको अच्छे ढंग से उसका मैनेजमेंट करने का काम भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास है या म्यूनिसिपैलिटीज के पास में है। और इसके साथ ही पशुओं के नहाने के लिए तालाब की व्यवस्था करना, और साथ साथ पशुओं पर किसी प्रकार की क्रूरता नहीं हो,
इसका भी व्यवस्था करना। और उसके लिए दोस्तों जानते हो इसके लिए एक्ट बना हुआ है कि अगर कोई पशु के साथ में क्रूरता करता है, क्रूर व्यवहार करता है, तो उसके खिलाफ में क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, उसके खिलाफ में थाने में कार्रवाई की जा सकती है। और इसी के तहत में जो स्लॉटर हाउसेस होते हैं शहरों में, जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के जानवरों को काटे जाते हैं, तो उस स्लॉटर हाउसों को ठीक ढंग से व्यवस्थित करना भी कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी आती है, म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेवारी आती है, क्योंकि इससे बीमारी फैलने का खतरा होता है। और इसके साथ में गलियों में लाइटिंग की व्यवस्था करना, बस स्टॉप की व्यवस्था करना, और साथ साथ ताकि शहरों के सभी व्यक्तियों के जन्म और मृत्यु का प्रमाण पत्र या उसका रिकॉर्ड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सुरक्षित रखा जा सके। तो ये कुल 18 जो सब्जेक्ट हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिए गए हैं, जबकि 29 सब्जेक्ट 11वें अनुसूची के द्वारा 73वें संविधान अनुसूची में जो जिला पंचायत और नगर जिला पंचायत, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत विस्तृत अधिकार दिया गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है 73वें और 74वें संविधान संशोधन का, वो है ना, दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो है फिनांस कमीशन का गठन करना। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 280 में, भारत के संविधान आर्टिकल 280 में फिनांस कमीशन केंद्र सरकार, केंद्र स्तर पर फिनांस कमीशन का गठन हर 5 साल पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, और फिनांस कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी जाती है, हर साल रखी जाती है। फिनांस कमीशन का काम क्या होता है? फिनांस कमीशन का काम होता है कि डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्सेस, डिवॉल्यूशन ऑफ प्रोसीड्स from taxes between center and state government। तो दोस्तों इसी तर्ज पर स्टेट फिनांस कमीशन का गठन किया गया है हर एक राज्य में, और इसका जो बेसिक काम है वो ये है कि राज्य सरकार और लोकल बॉडीज में जो टैक्सों से धन प्राप्त हुआ है, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में जमा हुआ है, उसका वितरण किस अनुपात में स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के बीच में, मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला पंचायत के बीच में किया जाए, इस फॉर्मूला का निर्धारण स्टेट फिनांस कमीशन के द्वारा किया जाता है। और ये अपना रिपोर्ट गवर्नर को सौंपता है। गवर्नर अगर चाहे, राज्यपाल अगर चाहे तो स्टेट फिनांस कमीशन को कर से संबंधित या धन से संबंधित और बहुत सारे सुझाव दे सकता है। तो इस तरह स्टेट फिनांस कमीशन के गठन से अब जो राज्य और जो लोकल बॉडीज के बीच में धन का बंटवारा होता है और उसका फॉर्मूला स्टेट फिनांस कमीशन तय करता है। अभी तक जो देखा गया है 2015 तक का जो हम रिकॉर्ड दे रहे हैं कि लगभग 16 स्टेट का जो उसे कर से प्राप्त हुआ, जो आय हुआ, उसका 16% उस स्टेट के लोकल बॉडीज पर खर्चा किया गया। तो 1993 से पहले जो लोकल बॉडीज
फिनेंशियली स्टार्व रहते थे, फिनेंशियली वित्तीय कठिनाई से गुजर रहे थे, तो अब ये कोशिश किया गया है कि उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए, और जिसके तहत में स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन हर राज्य में किया गया है, जो राज्य को प्राप्त होने वाले आय को लोकल बॉडी और राज्य के बीच में बंटवारा करने का फॉर्मूला सुझाती है या बताती है, और जिसके आधार पर राज्य सरकार संबंधित लोकल बॉडीज को ग्रांट्स इन एड देने का काम या अनुदान देने का काम करती है। इसके अतिरिक्त जो इसकी विशेषता है वो है एक और इम्पॉर्टेंट जो इसका स्पेशल फीचर्स या विशेषता है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन। हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का कमीशन का गठन किया गया है, और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उसके लिए मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया है। दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का काम जिले के योजना तैयार करना, और ये जो जिले का योजना जो तैयार करते हैं वो इंटीग्रेटेड माने एकीकृत योजना तैयार करते हैं, और ये जानकारी जो जिला जो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर काम कर रहे हैं उनसे वो फीडबैक मंगाते हैं, ग्राम पंचायत से वो जानकारी तैयार करते हैं, और इसके बाद जिले के लिए योजना तैयार करते हैं। और इसमें जो जिले का जो म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, या जिसको नगर निगम बोलते हैं या नगर पालिका कहते हैं, उसके भी मेंबर इसमें शामिल होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन में न केवल पंचायत जिला पंचायत के लिए ये काम होता है, बल्कि अगर जिले में नगर पालिका है या नगर निगम है तो उसके लिए भी वो काम करता है, और दोनों के लिए एक साथ योजना तैयार किए जाते हैं जो कि कॉमन इंटरेस्ट के होते हैं, जिसमें जैसे कि कॉमन इंटरेस्ट क्या हुआ, समान हित क्या हुआ, जैसे वाटर का, जैसे पानी का प्रबंधन करना, ये शहरों के लिए भी आवश्यक है और देहातों के लिए भी है। जैसे बिजली का प्रबंधन करना, और ये शहरों के लिए भी है और देहातों के लिए भी है। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो 11वीं शेड्यूल के 29 सब्जेक्ट और 12वीं शेड्यूल के 18 सब्जेक्ट, इनमें आप देखेंगे कि बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, कॉमन फैक्टर हैं। तो उन कॉमन फैक्टर का, जैसे फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन वो देहात क्षेत्र में भी आवश्यक है और शहरों में भी है। पानी का प्रबंधन, पीने की पानी की व्यवस्था करना, नाली को दुरुस्त करने का काम शहरों के लिए भी है, देहातों के लिए भी है। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम शहरों के लिए भी लागू है और देहातों के लिए भी है। जो वीकर सेक्शन, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो शहरों में भी रहते हैं और देहातों के लिए भी रहते हैं। तो जो कॉमन इंटरेस्ट के जो पॉइंट्स हैं, जो समस्या है, उन समस्याओं के लिए जिला योजना समिति काम करती है, और इसमें जिला पंचायत और नगर निगम या नगर पालिका, इनके लिए एक संयुक्त योजना बनाई जाती है और इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जाती है। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा चौथा जो विशेषता है वो है कि 1/3 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित। इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है
कि इनने लोकल स्तर पर, लोकल बॉडीज़ में, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या चाहे वो जिला पंचायत हो या पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर हो, वहाँ पर उन्होंने ये नियम बना रखा है कि टोटल सदस्यों में से 1/3 भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित रहेगा। और इसके अतिरिक्त जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हैं और उनकी महिलाओं के लिए, तो 5वां पॉइंट है रिजर्वेशन फॉर SC, ST एंड देयर वुमन। उनके महिलाओं के लिए भी, माने अनुसूचित जाति जनजाति और उनकी महिलाओं के लिए भी उनके पॉपुलेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, सीट सुरक्षित किए गए हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम देखते हैं कि जो जिला पंचायत है या जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसको ब्रॉड बेस करने का काम किया गया, उसको विस्तारित करने का काम किया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों की जन भागीदारी सुरक्षित हो सके। और इसी के तहत में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम किया गया, 1/3 भाग महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। और अभी तो 2009 के संशोधन के बाद से जब कैबिनेट ने, भारत सरकार के कैबिनेट ने 50% रिजर्वेशन की स्वीकृति दे दी है, तो कम से कम 16 राज्यों ने, जिसमें बिहार, आंध्र प्रदेश भी शामिल है, हिमाचल प्रदेश वगैरह, 16 राज्यों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हो गया है। वो आज की स्थिति दोस्तों, आज की स्थिति यह है कि लगभग 34 लाख इलेक्टेड सदस्य हिंदुस्तान में लोकल बॉडीज में हैं, जिसमें से 13 लाख महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो 34 लाख जो इलेक्टेड मेंबर्स लोकल बॉडीज में हुए हैं, ये विश्व के किसी भी देश में इतनी बड़ी तादाद में लोकल लेवल पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ, जो हमने पहला शीर्षक दिया था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, माने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो मैंने बताया था हिंदुस्तान में जो ये 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया। और जो अभी भी चालू है, चल रहा है। इस व्यवस्था के बाद हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि तीन प्रकार की व्यवस्था है, 3 प्रकार के शासन हो गए हैं। कौन कौन? जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार या स्थानीय/ जिला। और जिला सरकार में 2 भाग हैं, जिला पंचायत देहाती क्षेत्रों के लिए, फॉर अर्बन, फॉर रूरल एरियाज, और इधर जिला परिषद, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कहते हैं, ये फॉर अर्बन एरियाज, मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए। और
फिर जिला पंचायत को त्रिस्तरीय किया गया। पंचायत समिति जो मैंने बताया था ब्लॉक स्तर पर, और इसके नीचे ग्राम पंचायत। तो ये जो इसमें देखने वाली बात है कि जिला पंचायत और पंचायत समिति और जो ग्राम पंचायत है वो एक दूसरे से हायरार्किकल स्ट्रक्चर में बंधा हुआ है, जबकि जो जिला परिषद है वो इसकी जो अवधारणा है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि जो आपने, जैसे मैंने बताया कि 10 लाख से ऊपर, जो 10 लाख से ऊपर के जो पॉपुलेशन के शहर हैं वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जिसको महानगर कहते हैं, महानगर या नगर निगम, नगर निगम, और 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में जो शहरी व्यवस्था है, शहरी निकाय है, उसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटीज या नगर पालिका। या राज्य सरकार 20,000 या उससे ज़्यादा की आबादी वाले शहरी आबादी वाले को भी नगर पालिका घोषित कर सकती है नोटिफिकेशन के द्वारा। और 10,000 से 20,000 आबादी वाले में नगर पंचायत, जिसको कि पहले टॉन नोटिफाइड एरिया बोलते थे, जो मैं पहले बता चुका हूं। लेकिन देखने वाली बात है कि यहां पर जो नगर निगम है, जहां पर शहर की आबादी 10 लाख से ऊपर है तो वहां नगर निगम है, 10 लाख से कम है तो नगर पालिका है, और ऐसे छोटे छोटे शहर जहां पर कि 10,000 से लेकर 10,000 से ज़्यादा आबादी है वहां पर नगर पंचायत है। तो जहां पर जो पंचायत समिति में हम देखते हैं कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिला पंचायत, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर और ग्राम पंचायत विलेज या गांव के स्तर पर। तो यहाँ पर जो है वो म्युनिसिपल जो शहरों के लिए जो लोकल बॉडीज का निर्माण किया गया है वो हायरार्किकल नहीं है, वो श्रृंखलाबद्ध नहीं है, माने एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, वो उनका अपना अलग अलग वजूद है। ये हम आपको दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। एक जो और इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स है इस नए पंचायती राज सिस्टम में, उसमें ये निर्धारित कर दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, राज्य चुनाव आयोग। और इसके जो अध्यक्ष होंगे उनको हटाने की प्रक्रिया वैसे ही रखी गई जैसे किसी हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया रखी गई है। मतलब कठिन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जा सकता है। तो हाई कोर्ट को जज को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो मैंने पहले के वीडियो में जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया के तहत में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। और उसमें बताया है कि हाई कोर्ट के जज को 2 ही आधार पर हटाया जा सकता है। पहला, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और दूसरा इनकैपेसिटी। दोनों के आधार पर। और ये इसके लिए जांच की जाती है और जांच करने के बाद में फिर पार्लियामेंट के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत के द्वारा प्लस मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के द्वारा
प्रस्ताव पारित किए जाते हैं और जब दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित हो जाता है, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास में वो प्रस्ताव जाता है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के जज या हाई कोर्ट के जज को अपने पद से हटा सकता है। तो इसके लिए डिटेल प्रक्रिया हमने पहले वाले वीडियो में बताया है, आप उसको जरूर देखें। अभी के लिए मैं इतना बता देना चाहता हूं कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है और जिसका जो अध्यक्ष और उसके जो सदस्य जो होते हैं वो उनको हाई कोर्ट के जज के समान ही हटाया जा सकता है, ताकि उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्यूर रहे, माने उनके कार्यकाल की सुरक्षा रह सके, वो किसी प्रकार के दबाव में काम नहीं कर सके हैं। तो इसीलिए ऐसा नियम बनाया गया है। और राज्य चुनाव आयोग जिला पंचायत के, ग्राम पंचायत के, पंचायत जो चुनाव होते हैं उनके लिए इलेक्टोरल रोल्स, मतलब वो वोटिंग रोल्स तैयार करता है, उनमें संशोधन करता है, नए लोगों को जोड़ने का काम उनका है, चुनाव कंडक्ट कराने का काम उनका है, ताकि फेयर माने निष्पक्ष चुनाव हो सके। और इसके लिए एक विधान और बनाया गया है, अगर मान लीजिए कि किसी जिला पंचायत को राज्य सरकार भंग कर देती है, हालांकि जिला पंचायत का कार्यकाल और जिला परिषद का कार्यकाल 5 साल रखा गया है, अगर राज्य सरकार इस बीच में ही भंग कर देती है 5 साल पूरा होने से पहले ही, तो ये राज्य सरकार की या चुनाव आयोग की विशेष रूप से जिम्मेवारी होगी कि मान लीजिए 3 साल के बाद ही भंग हो जाती है, तो सबसे पहले तो उसमें नियम ये बनाया गया है कि पहले आपको सुनवाई का मौका दें कि राज्य सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार ने भंग कर दिया, तो ऐसी स्थिति में नियम यह है कि उसे 6 महीने के अंदर में चुनाव कराने होंगे। और जो शेष कार्यकाल है, मान लीजिए 3 साल पूरा हुआ जिला पंचायत का कार्यकाल या ग्राम पंचायत का या जिला परिषद का, तो ऐसी स्थिति में उसे 6 महीने मतलब 3.5 साल के अंदर चुनाव कराने होंगे राज्य सरकार को या इलेक्शन कमीशन को, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। और शेष जो 1.5 साल का कार्यकाल है उसके लिए ही चुनाव होगा। मतलब ये नहीं होगा कि अगर चुनाव होंगे तो फिर 5 साल के लिए वो कंटिन्यू करेगा, ऐसा विधान नहीं है, जैसे कि असेंबली के चुनाव में होता है या लोकसभा के चुनाव में होता है। यहाँ पर यह उपबंध है कि मान लीजिए 5 साल कार्य अवधि है, तो 5 साल के अंदर में अगर मान लीजिए 3 साल ही उसका कार्यकाल में भंग कर दिया गया जिला परिषद को या जिला पंचायत को, तो ऐसी स्थिति में जो शेष जो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है उसके लिए ही चुनाव होगा। मतलब 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होगा। और अगर मान लीजिए कि 3.5 साल होता है, 6 महीने के बाद चुनाव होता है, तो 3.5 साल पूरे हो गए और उसके बाद 1.5 साल के लिए वो काम करेगा और इसके बाद पुनः चुनाव होंगे और उस चुनाव में फिर वो 5 साल के लिए कंटिन्यू कर सकता है। दूसरा जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि यहाँ पर जो जिला पंचायत या जिला परिषद या पंचायत समिति या ग्राम पंचायत, ये जो भी लोकल बॉडीज हैं, जो स्थानीय निकाय हैं, इसमें निर्वाचित होने के लिए 21 साल योग्यता रखा गया है। जबकि आप दोस्तों जानते हैं कि विधायक बनने के लिए 25 साल उम्र है, साथ साथ जो पार्लियामेंट के सदस्य, लोकसभा का अगर आप सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 साल उम्र रखा गया है। लेकिन अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए 30 साल रखा गया है। राज्यसभा का सदस्य अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए
30 साल का उम्र रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोकल बॉडीज का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अगर आप 21 साल पूरा कर लेते हैं तो आप चुनाव के लिए योग्य हैं, बशर्ते कि अन्य अर्हता आपके पास में हो। तो ये एक और स्पेसिफिक फीचर है ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोकल बॉडीज में, चाहे वो शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, उसमें भागीदारी करने का मौका मिले। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्राम पंचायत सबसे निचले स्तर पर कार्यरत होता है, जो गांव में काम करता है, 3-4 गांव मिला करके, अगर छोटे छोटे गांव होते हैं तो 3-4 गांव मिला करके एक पंचायत का गठन किया जाता है। और अगर बड़े गांव होते हैं तो सिर्फ एक गांव के लिए भी पंचायत का गठन हो सकता है। तो इसके ऊपर मैंने ग्राम पंचायत के बारे में डिटेल में व्याख्या कर दी है। अब इसके ऊपर ब्लॉक पंचायत समिति होता है जो ब्लॉक लेवल पर काम करता है। और दोस्तों, जो पंचायत समिति, इसको देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे कुछ राज्यों में तालुका पंचायत समिति भी बोलते हैं। तो इसका जो बेसिक फीचर होता है वो होता है कि वो ग्राम पंचायतों के कार्यों का सुपरविजन करे, सुपरविजन ओवर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जितने भी हेड होते हैं, मतलब मुखिया होते हैं, वो सभी ब्लॉक पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिसियो। और इसमें ब्लॉक पंचायत में वहाँ के स्थानीय अगर एमएलए हैं, एमपी हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, तो वो भी उसके सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ 1/3 भाग, और आजकल तो आधा भाग 50% वुमेन, मतलब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें देना जरूरी है। और साथ साथ SC ST और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। तो इस तरह से ब्लॉक पंचायत समिति का गठन होता है। और उसका जो बेसिक काम है, जैसा कि मैंने बताया कि सुपरविजन ओवर ग्राम पंचायत। और इसके अतिरिक्त ये अपने स्तर पर 2-3 काम और करता है, जैसे कि वाटर सप्लाई, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल एंड हाई स्कूल, रोड का निर्माण, और जो विभिन्न जो गरीबी उन्मूलन के लिए जो जो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, उसको भी इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी ब्लॉक पंचायत समिति के जिम्मे है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा कृषि के विस्तार, कृषि के सुधार पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, त्रिस्तरीय प्रणाली में ब्लॉक पंचायत समिति जिला पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच की कड़ी होती है। अब चलते हैं कि जिला पंचायत समिति का काम क्या है। तो जिला पंचायत, इसके पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ब्लॉक पंचायत समिति का जो रिकॉर्ड कीपर होता है, जो सबसे ज़्यादा जो ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स इसको देखरेख के लिए नियुक्त होता है, जो अपने स्टाफों पर नियंत्रण करता है, उसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। इसके बाद में जिला पंचायत समिति का जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जिला पंचायत के लिए, वो अपने में से एक को जिला पंचायत समिति अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं, इलेक्ट करते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से, शासन की ओर से एक IAS ऑफिसर जिला पंचायत समिति का सेक्रेटरी होता है।
समिति का सेक्रेटरी होता है और ये बैठक आयोजित करता है, सारे एजेंडा प्रस्तुत करता है, लेकिन मीटिंग में ये वोट नहीं कर सकता है। उसी तरह से ब्लॉक पंचायत की मीटिंग में बीडीओ को वोटिंग का अधिकार नहीं है। जिला पंचायत समिति का चुनाव डायरेक्ट मतदान के द्वारा होता है, जो इस 73वें संविधान संशोधन की सबसे बड़ी विशेषता है। कोशिश ये किया गया है कि कम से कम सदस्य मनोनीत हों और विशेष रूप से ज़्यादा प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन देने पर बल दिया गया है। इसी तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं और यह शहर का सबसे पहला व्यक्ति होता है जो सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी रिकॉर्ड्स को देखने का इसको अधिकार है, योजना बनाने का अधिकार है, उसको सुपरविजन कंट्रोल करने का अधिकार है। और मेयर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच की कड़ी है और सबसे बड़ा सम्मानित सदस्य है शहर का। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोकल बॉडीज को मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने जो संशोधन विधेयक लाए उसका आर्टिकल है 243। इस 243 आर्टिकल 243 में संशोधन किया गया और संविधान का ये पार्ट 9, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, पार्ट 9 का भाग है, 9वें का भाग है जिला पंचायत समिति और पार्ट 9A का भाग है 74वें संशोधन के द्वारा जो अर्बन लोकल बॉडीज में जो संशोधन किए गए हैं वो पार्ट 9A में इंगित है। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि जिला पंचायत समिति या नगर परिषद दोनों के जो विशेष रूप से काम है वह है डेवलपमेंटल, जो लोकल लोगों को प्रभावित करते हैं, जो स्थानीय समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेष रूप से लोकल बॉडीज को मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया है। और उनका जो शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि इनका जो 3-4 काम है वो क्या है? डेवलपमेंटल वर्क, विकासात्मक काम। दूसरा सुपरवाइजरी, सुपरविजन करने का काम, निचले बॉडीज का जो उनके अधीनस्थ में काम कर रहे हैं, चाहे ब्लॉक पंचायत समिति या ग्राम पंचायत समिति काम कर रहा है तो उनको सुपरविजन करने का काम भी है। और तीसरा कोऑर्डिनेटिंग और चौथा एडवाइजरी। तो कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, मतलब समन्वय स्थापित करना, मतलब जो विभिन्न जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज हैं, उनमें परस्पर सहयोग और उनमें तो उनमें तालमेल की व्यवस्था करना, ये जिला पंचायत समिति और जिला परिषद जिसका हेड मेयर होता है, इनका काम है। और साथ साथ एडवाइजरी काम भी है। मेयर का काम और जिला पंचायत के अध्यक्ष का काम राज्य सरकार को परामर्श देना भी है कि जिले में किस प्रकार के योजना बनाए जाए, जिले के माली हालत कैसे दुरुस्त हों, रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचना है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, लोगों का जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, ये सारे विषयों के बारे में
इन लोकल बॉडीज के द्वारा समय समय पर राज्य शासन को एडवाइस भी किया जाता है, माने सलाह भी दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश में लोकल बॉडीज को बहुत मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया गया है, लेकिन और इसके बहुत अच्छे सार्थक रिजल्ट भी निकले हैं। बहुत सारी महिलाओं के इसमें भागीदारी भी सुनिश्चित हो पाई है। जो कमजोर तबके के लोग थे उनको भी भागीदारी देने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी जो समस्या है इलिटरेसी, बहुत सारे सदस्य और खासकर महिला सदस्यों में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, जिसका लाभ उनके पति के द्वारा उठाए जाते हैं। और इसके संबंध में बहुत बार प्रधानमंत्री स्तर के अधिकारी ने भी कहा कि यह इस तरह के जो सरपंच पति हैं, वो जो इस संविधान संशोधन की जो मूल भावना है, जो लोकल बॉडी मजबूती से निचले स्तर पर काम करे, उस पर वो कुठाराघात कर रहे हैं और अपनी पत्नी के अधिकार को हड़प रहे हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर ये लोकल बॉडी सही ढंग से काम करें तो जो देश में विभिन्न जगहों पर जो नक्सलाइट आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, उस पर नकेल कसा जा सकता है। क्योंकि जो लोकल जो संसाधन है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसे भेजे जा रहे हैं, रिसोर्सेज भेजे जा रहे हैं, उसका अधिक से अधिक अगर उपयोग किया जाएगा इन लोकल बॉडीज के द्वारा, और अगर वो ठीक ढंग से काम करेंगे, तो जो नक्सलवादी आंदोलन या दूसरे जगह दूसरे राज्यों में उग्रवादी आंदोलन या जो कुछ विभाजक तत्व जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में अभी भी मौजूद हैं, तो उन पर नकेल कसा जा सकेगा और वो समाज के जो मेन स्ट्रीम है उससे अलग थलग पड़ जाएंगे और उनका आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं लोकल बॉडीज पर और खास करके डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पर अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं। आप अपना सजेशन जरूर भेजें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा प्रतिदिन 2-3 वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, और जो छात्र यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर आप YouTube पर जाते हैं तो आप AJIS एकेडमी इंदौर को टाइप करें, आपको हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियोस सभी मिल जाएंगे। और उम्मीद करता हूं कि आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंचेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन सेवा है, आप इसका लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच।